बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया सुप्रिया जी। हर साल सोचता था कि मैं वाजिब कारणों से नहीं आ पा रहा था। इस साल सोचा था कि मैं आ जाऊंगा, पर चुनाव आ गया तो डरा हुआ था कि कहीं दिल्ली से बाहर न जाना पड़ जाए। तो खैर ऐसी नौबत आई नहीं। डीपी त्रिपाठी जी, रमाशंकर जी, अशोक वाजपेयी जी, कुर्बान साहब और आप सभी। आप सबको पता ही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी। इसके 5-10 प्रवक्ता हैं जो दिन भर टीवी पे दिखते हैं पर इतनी बड़ी पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का जो दावा करती है बीजेपी उसने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। ये उसकी हार है। सारी जीत बैलेट बॉक्स से नहीं होती है। इतनी बड़ी हार लेकर वो इतिहास के किस गर्त में जाएगी मैं जानता भी नहीं, पर उम्मीद ज़रूर है कि आप लोकतंत्र की लोक व्यवस्था पर अगर हमला करेंगे तो वो गर्त सबके लिए बनती है। उसमें कोई अपवाद की तरह नहीं बन जाता है। जब हम पत्रकारिता का मूल्यांकन करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कहते हैं वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ भी देख लीजिए। मेरा कहना है कि क्या हम 2014 से 2019 के कालखंड को स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते? इसमें क्या दिक्कत है? इसके रेफरेंस पॉइंट में हम क्यों नहीं देख सकते कि इन 5 सालों में जो अखबार और टेलीविज़न की पत्रकारिता रही उसकी क्या हालत हुई और क्या हालत की गई। अगर हम इन्हीं 5 सालों का मूल्यांकन कर लें तो शायद हम विशेष रूप से हिम्मत रख पाएंगे कि हम पीछे भी जाकर उसके रेफरेंस पॉइंट से चेक कर पाएँ। जो एक्सक्लूजन का, जो हटाने की जो प्रक्रिया हुई, अलग थलग करने की प्रक्रिया हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की घटना से होती है। जबकि वो लाभ लेकर आते हैं तब जब वो अन्ना आंदोलन के दौरान जो मीडिया भूत प्रेत में जो रमा हुआ था, जो 2012 में दुनिया को ख़त्म कर रहा था, जब रिपोर्टर स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे और किलो में रिपोर्टर को भेजा जाता था रात को और सुनसान भूत प्रेत की आवाज़ें आती थीं और टीआरपी मिलती थी और इस तरह के कार्यक्रम चलते थे कि आ गया तालिबान, अभी 30-40 किलोमीटर और दूर है, वो भी आज तक आया नहीं। तो मीडिया लिबरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ, खूब सवाल पूछने लगा। कॉमनवेल्थ के समय था, उसी का लाभ उठाकर वो आए थे। उनको पता था कि मीडिया की ये आज़ादी बहुत दिनों तक रही तो ये सवाल तो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। तो पहले दिन से सवालों पर हमला हुआ। पूछने वाले को कहा गया कि आप खांग्रेसी हैं, कांग्रेसी की जगह खांग्रेसी कहा गया। फिर कहा गया कि आप कम्युनिस्ट हैं। फिर कहा गया कि आप नक्सल हैं। और इसी दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, कलबुर्गी की हत्या होती है, पंसारे साहब की हत्या होती है, तो कहा गया कि आप अवार्ड वापसी गैंग हैं। ये बात को भुला दिया गया कि साहित्यकारों ने अवार्ड क्यों वापस किए थे, क्योंकि साहित्य अकादमी ने शोक प्रस्ताव पास करने के बुनियादी काम नहीं किया था। इससे रुष्ट होकर वो वापस किए गए थे। तो अवार्ड वापसी गैंग बनाया गया, फिर एंटी नेशनल बनाया गया, फिर एंटी इंडिया बनाया गया, फिर अर्बन नक्सल लाया गया, फिर नक्सल लाया गया, फिर प्रो मुस्लिम लाया गया, फिर सेकुलर गैंग लाया गया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग लाया गया। और इन सब का जो लेवल था सबसे बड़ा कि आप एंटी मोदी क्यों हैं। बताया नहीं गया था कि हमारे देश में ललना का अवतार हुआ है, सोहर गाना है। बताना था कि हम सबको 2014 के मतदान के बाद सोहर गाना है कि अवतार हुआ। और इस तरह से ये कैंपेन चलाया गया कि अभी कुछ दिनों पहले
जब ये एसएससी सीजीएल एक परीक्षा होती है, इसमें 30-40 लाख बच्चे बैठते हैं, तो इनकी खबर मैंने दिखाई तो एक लड़के ने कहा कि आज मैं पहली बार आपका चैनल अपने घर में चलाऊंगा, क्योंकि मैं मानता था कि आप गद्दार हो, देशद्रोही हो, और मेरे पिताजी आपका प्रोग्राम नहीं देखने देते थे। तो एक इंडिविजुअल को अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कोई सामान्य प्रक्रियाएं हैं, नहीं, ये मेरे से भी संबंधित नहीं है, लेकिन मैं चूंकि उसका उदाहरण बन गया हूं तो बता रहा हूं कि किस तरह से पूरी ताकत लगा के एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया गया। ये बहुत आसानी से कोई भी राज्य सत्ता कर सकती है, लेकिन सवालों पर हमलों के जरिए जो पूरी प्रक्रिया बनी वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं थी। ये एंटी मोदी का जो पूरा जाके जो वर्क बनता है, उसके भीतर एक प्रो मुस्लिम था। लगातार हमारे चैनलों ने और अखबारों ने इस 15-16 करोड़ की आबादी को एक्सक्लूड किया है, और ये 5 साल तक ये प्रक्रिया चली है, अलग अलग तरह के बहसों को लाकर, अलग अलग तरह के विषयों को लाकर। जब कभी उन कार्यक्रम को बनाने वाले लोगों की अंतरात्माएं जागेंगी 10-20 साल के बाद, तो ज़िंदगी के इस दौर को याद करेंगे और सो नहीं पाएंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही थी कि सवाल को ख़त्म करना है, और सवाल को ख़त्म करना ही पत्रकारिता को ख़त्म करना है, प्रतिपक्ष को ख़त्म करना है, विपक्ष को ख़त्म करना है। पहले आपको पप्पू नाम के जोक से हंसाया गया, आप हंसने लगे। किसी को पप्पू कहा जा रहा था, आप हंस रहे थे। धीरे धीरे आपको पूरे इस विपक्ष को इसी तरह से हंसने के लायक बनाया गया। तो हमारे जो पत्रकारिता है, हम उसे 2014 से 19 के बीच ही देखेंगे, और नरेंद्र मोदी सरकार के नाम से ही देखेंगे। दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं है। हमारी जो पत्रकारिता थी उसने पहले धर्मांधता, राष्ट्रवाद, ये सब खाल ओढ़ ली है। खाल नहीं, अब उसको शॉल कहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐड भी मिलते हैं, तो खाल अब वो शॉल की तरह चमकती है। तो इस तरह से हमारी पत्रकारिता का एक जो निरंतर जो थीम है, आप चैनलों पे ले लें, और ये कोई 4 चैनल नहीं है आपके देश में, कई 100 चैनल हैं। हम तो अपने दैनिक चर्चाओं में 2-3 एंकरों और 2-3 चैनलों को ही रेफरेंस लेकर व्यस्त रहते हैं, लेकिन कई 100 चैनल हैं, और इनसे लगातार ये प्रक्रिया चली है राष्ट्रवाद और धर्मांधता के नाम पर। तो मुझे हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री ने मतदाता को जागरूक करने के लिए कुछ पत्रकारों को ट्वीट किया टैग करके, तो बड़े अभिभूत हुए। जिन चैनलों ने और पत्रकारों ने उनके शासनकाल में जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, वो जागरूक करने का एक छोटा सा हिस्सा सौंप रहे थे, ताकि वो 70 से 80% मतदान हो जाए और ये कहा जा सके कि लोकतंत्र कितना जागरूक है। और उस पूरे लोकतंत्र को आप सूचना विहीन बना दें, वो 100% भी मतदान कर रहा है, तो वो जागरूकता किस काम की है? तो माहौल बनाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया, लोगों को बहुत इसमें गर्व हुआ। धीरे धीरे हमारे चैनल कब उस हिंदू कुंठा के ध्वजवाहक बन गए जिसका शायद उनको इंतजार था। सारी नैरेटिव, सारा डिबेट आप जाकर देखिए तो वो उस हिंदू कुंठा को रचने में लगे हुए। न्यूज़ चैनलों पर अगर आप देखें तो पहले की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता विलेन हुआ करती थी। आजकल कौन खलनायक है? सेक्युलर होना खलनायक। टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाता है, लिबरल बताया जाता है, सेक्युलर बताया जाता है। इन सब को
कारण बताया जाता है कि इनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और वो सांप्रदायिकता को की ढाल को बचाए रखने के लिए आप राष्ट्रवाद का लेकर आते हैं। तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि बहुत तरह के मुद्दे गढ़े जा रहे हैं जो लेजिटिमाइज किया जाता है। कोई नेता बयान देता है और कोई नेता ट्वीट करता है, इसको लेकर लेजिटिमाइज किया जाता है और हफ्तों एक विषय पर डिबेट होता है राम मंदिर को लेकर। कुंभ के दौरान अगर आप टेलीविज़न चैनल को खोलकर देख लें तो पूरी डिबेट जो है उनकी वो किस चीज़ को लेकर है, तो वो राम मंदिर को लेकर है। और जो स्क्रीन पर जो बातें लिखी गई हैं, जो फ्लैश लिखे गए हैं, जो सुपर लिखे गए हैं, उनकी भाषा देखिए आप, वो किसकी तरफ से लिखे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको देखते देखते, आपको दिखाते दिखाते इन टीवी चैनलों ने आपको किस तरह से बदल दिया है। और एक बयान आता है कि नहीं, हम चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, और वो सारा डिबेट गायब हो जाता है। दरअसल वो 3-4 हफ्ता या 5 हफ्ता या 1 महीना वो समय था जब रोजगार को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे थे, जब तरह तरह से अर्थव्यवस्था की संकट की खबरें सामने आ रही थी। टीवी को इनसे बचना था, तो बचाने के लिए हर समय एक लेजिटिमाइज तरीका से कोई बयान दे देता है, और वो चूंकि आसान हो जाता है, वहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेकर ये डिबेट के मंच सजाए जाते हैं। एक मौलवी साहब खलियर मिल जाते हैं, एक कोई और हिंदू संगठन के खलियर मिल जाते हैं, 2 लोग आते हैं और एंकर इसमें तीनों मिलके जो सांप्रदायिकता और हिंदू कुंठा को उभारने का जो काम करता है, आपको लगता है कि ये किसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। उस पैमाने से भी देखें तो वो हिंदुओं के साथ बड़े अन्याय कर रहे हैं। क्या हिंदू नौजवानों को नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए। उस पैमाने से भी वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 4-4 हफ्ता, 5-5 हफ्ता ये नेशनल सिलेबस जिसको मैं कहता हूँ, वो एक तरह से इस पे लॉन्च होता है और किया जा रहा है। पूरे जो सूचना तंत्र है, आपको कई बार लगता होगा, कई लोग कहते नहीं आज ज़माना बदल गया है, बहुत सारे चैनल आ गए, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, पर उन चैनलों पर सूचनाएं क्या हैं? उन पर कोई सूचना नहीं है। आप देखें तो 3-4 थीम एंड थ्योरी के आसपास डिबेट चल रहे हैं। सारी चीज़ें वो परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं, और वो परसेप्शन बनाने के लिए भी रिपोर्टर के द्वारा या उस चैनल के द्वारा लाई गई सूचनाएं नहीं हैं। उन सूचनाओं का एक खास तरीके से हिंदूकरण किया गया है, ताकि उसके कवर में, उसकी खाल में छिपकर जो सामने तार्किक बात करने वाला व्यक्ति बैठा है, उसको छोटा दिखाया जा सके विजुअल में। और इन पूरे सूचनाओं की विविधता जब समाप्त हो जाती है, आपको लगता है कि चूंकि आपके पास रिमोट है तो आप सब जानते हैं। दरअसल अब रिमोट यूजलेस है। आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, आपको वही सूचना मिलेगी, वही मुद्दा मिलेगा, वही भाव मिलेगा। अब आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। ये एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है, सूचना विहीनता की स्थिति है। अगर आप उससे असहमति रखते हैं, ज़रूर रखिए, घर जाकर 1 हफ्ता चैनल देख लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि आप इन चैनलों में क्या देख रहे हैं। इसमें किसी में भी सूचना नहीं है, प्रोपेगेंडा है। वो भी तरीके से कर सकते थे, पर निर्लज्जता से करने का ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने इन 20-25 सालों में यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का सिस्टम ख़राब किया है। लोगों के समझने की जो पूरी जो क्षमता है संदर्भ के साथ, उनके अवसरों को हमने सीमित किया है। तो इसकी वजह से ये चल रहा है, ये बिक रहा है। एक पूरे वोटर जमात को, एक दर्शकों का जो जमात था, उसको रिप्लेस करके समर्थकों को दर्शकों के बीच लाया गया ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए, और उनको जो दर्शक थे उनको समर्थक में बदला गया, और जो समर्थक थे उन्हें हिंदू में बदला गया। जहां उनके लिए बहुत कॉमन बात है कि मेरा एक साधारण सा सवाल पूछना उनको देशद्रोह का सवाल लगता है। और इसी जनवरी से लेकर चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री 100 के करीब सभाएं करते हैं।
किसी अखबार में ये हिम्मत नहीं है कि ये पूछ दे कि इन सभाओं का खर्चा कितना है। किसी अखबार में हिम्मत नहीं है कि जो विज्ञापन मिला है कि इन कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करने आ रहे हैं, उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं है। वो गोदाम का उद्घाटन करने गए और गाजियाबाद आए तो ऐसे 2 स्कूलों का उद्घाटन कर गए जो सिर्फ इमारत बनी हुई है। उसमें ना टीचर की नियुक्ति है, ना उसमें छात्रों ने अभी तक एडमिशन लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री बटन दबाकर उद्घाटन करके चले जाते हैं और पन्ना भर भर के दिया जाता है। हालत यह है कि वो जब काशी विश्वनाथ गए तो वहाँ के उनके कार्यक्रम के विज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि पंखा और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। क्या भारत के प्रधानमंत्री की ये हालत हो गई है कि कहाँ बेंच किसने रखा उस पर भी अपना नाम लिखवाएंगे। पंखा और कूलर तक का विज्ञापन छपा, उसमें लिखा है कि इस मंदिर में विशेष रूप से इस कॉरिडोर में पंखा, कूलर और छावनी की व्यवस्था की जाएगी। तो सूचना विहीनता की स्थिति में आप पाठक और दर्शक इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये सब अब आपको नॉर्मल लगता है। और जब सवाल पूछ दीजिए तो कहते हैं बताइए उनके बाद कौन। जब वो हैं सामने तब मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं, कौन है, मैं क्यों जवाब देने जाऊं इसका। ये मेरे प्रश्न का इससे तो कोई संबंध है नहीं। हर अखबारों ने उनका विज्ञापन खाया, हर अखबारों ने झूठ का विज्ञापन खाया। अपने इलाके में जो योजनाओं की स्थिति है, जो अच्छी स्थिति थी वही बता देते कम से कम। ये जिनका करने आए हैं उसकी अच्छी स्थिति है। एक बड़ी योजना के बहाने पुराने योजनाओं को जमा करके डेटा बड़ा किया गया। 32,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो अखबार जो है और जो न्यूज़ चैनल है, इन दोनों को अलग करके अब देखने से कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का यही काम है कि प्रधानमंत्री के झूठ को किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और आपको इस तरह से पेश किया जाए नरोवा कुंज की तरह कि वो खबर लगे और खबर भी ना हो। और ये भी इतना लंबा वक्त गुजर गया है कि आप भूल गए हैं कि नहीं इतना ज्यादा नहीं होता होगा। मैं सिर्फ 2000 में वो चिप की बात नहीं कर रहा, वही एक विचलन नहीं है। जो चैनलों के ऊपर की जो भाषा है वो पढ़ दी जाए तो शर्म से हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बताया जाता है कि उनकी टीआरपी बहुत ज्यादा है। तो टीआरपी तो उस कार्यक्रम की भी थी जो आप दुनिया खत्म होने वाले के नाम पे बना रहे थे। तो झूठ की अगर टीआरपी होगी तो क्या मीडिया झूठ दिखाएगा। फर्जी बैठकों में और डिबेट के मुद्दे इस तरह से निकाले गए और जिन पर किया गया है। इतना ही राष्ट्रवाद से प्रेम था तो मजीठिया दे देते ना, है कि नहीं? दे देते पत्रकारों को वेतन। पिछले साल एक घटना हुई अंकित सक्सेना और अंकित गर्ग की। कई बार आप देखते होंगे कि जो ये न्यूज़ चैनल हैं उनकी जो स्थितियां हैं, जब हम किसी उनकी गलती को पकड़ते हैं तो इस तरह से हो जाता है कि शायद ये अपवाद है। ये अपवाद नहीं है। फरवरी में अंकित सक्सेना की हत्या होती है और अक्टूबर में एक अंकित गर्ग के नाम के लड़के की हत्या होती है दिल्ली में। और दोनों का जो कवरेज है इन 5-6 जो भी महीना गुजरता है इनके बीच में 8 महीना, उससे पता चलता है कि सांप्रदायिकता अब इस मीडिया की राष्ट्रीयता है। इस पे जिद सवार है कि किसी ना किसी तरीके से हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे। इतनी मेहनत के बाद भी समाज ने, मुझे तो हैरानी होती है कि बहुत ही संयम दिखाया, जलाने का कम प्रयास नहीं किया था। आप फूट पर जाकर देखिए, ज्योति पुनवानी ने जो लिखा है, राम पुनवानी ने,
तो कैसे लेजिटिमाइज किया जाता है? तो कपिल मिश्रा ट्वीट करते हैं, अंकित सक्सेना की हत्या होती है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुस्लिम थी और उस परिवार को पसंद नहीं था तो उस परिवार वो हत्या में शामिल था, ये आपराधिक घटना थी। तो कपिल मिश्रा ट्वीट करता है कि अगर अंकित अखलाक होता तो मेरे शहर का राजा सो नहीं रहा होता। अब इस बयान के सहारे जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ ने सुपर लगाया, अखलाक पर हंगामा, अंकित पर नेताओं की चुप्पी क्यों। तुरंत आपके मेमोरी से आपको रिप्लेस कर देता है कि जब अखलाक की मौत हुई तो ये चैनल सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि अखलाक के मौत के समय भी ये चैनल उन सवालों को दबाने में लगे हुए थे और जो सवाल कर रहे थे उसको अवार्ड वापसी गैंग बताने में लगे थे। लेकिन जब अंकित सक्सेना की बारी आई तो ये सुपर चला एबीपी न्यूज़ पर कि अंकित पर नेताओं की चुप्पी क्यों। और ज्योति पुनवानी ने लिखा है कि डिबेट के अंत में रोमाना खान ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए सेक्युलर पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस तरह की राजनीति ने नफरत के बीज बोए थे, वही तो फल आएगा, ये उनका बयान है। तो सेक्युलर पॉलिटिक्स को आप कम्युनल पॉलिटिक्स की तरह और कम्युनल पॉलिटिक्स को आप नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरह आप इन चैनलों में देख रहे हैं। और ये बहुत आराम से सीना तान के हो रहा है क्योंकि ये एक नया सामान्य है कि हाँ, सांप्रदायिक होना वो उस हिंदू गौरव का हिस्सा है जहाँ किसी मुस्लिम के मार दिए जाने से हम संतोष कर सकते हैं। शर्म नहीं आती? 15 करोड़ आबादी का हमने इस तरह का माहौल रच दिया है कि बीजेपी तो छोड़िए, जो बाकी विपक्षी दल हैं वो भी अब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने से डरते हैं। और अब भी आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, एक्सक्लूजन हमारे सोसाइटी में नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या का राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है और लगभग कर दिया गया है। तो आप किस गुमान में बैठे हैं कि जब आपकी बारी आएगी, भले ही आप गिनती में 1.5 करोड़ हो या 4 करोड़ हो, आपको गायब कर दिया जाएगा। हर संख्या को इस मीडिया के जरिए शून्य में बदला जा रहा है। आपकी संख्या अब इससे अहमियत नहीं रखती। तो इनका ये मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि जो फ्लैश चल रहे थे उसमें एक और था कि अंकित को प्यार की सजा या हिंदू होने की सजा। अंकित के मर्डर पर चुप्पी से केजरीवाल बनेंगे मुसलमानों के मसीहा। चला है, चलता है अभी भी इन्हीं चैनलों पर। आज तक पर अलीगढ़ पर अलीगढ़ पर यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी पर कितने हमले हुए आप देखिए। हर चौथे पांचवें महीने एएमयू चला आता है। तो डिबेट सज रहा है, एक जिन्ना समर्थक और जिन्ना विरोधी लिखा हुआ है। अब जो प्रोफेसर जामिया का बैठ के गया है समझाने, उसके पीछे लिखा हुआ जिन्ना समर्थक। तो इन सारी चीजों को जो लोग देख रहे हैं उनके पास समझने की संदर्भ के साथ शायद उतने वक्त नहीं है कि उन सारी चीजों को देख लें कि जिन्ना का यहाँ पोस्टर है तो किस वजह से है और ये विवाद है तो किस वजह से है। लेकिन वो जो फ्लैश चल रहा है, वो जो उसकी स्क्रीन में शेयर चैट और व्हाट्सएप पे जो कंटेंट आ रहा है और जो स्क्रीन का जो फ्लैश है, आप मुझे यहाँ वक्त ये सेमिनार हॉल होता तो मैं दिखाता कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा, अमित शाह की भाषा, ट्विटर पर लिखी गई भाषा, टेलीविजन पे चलने वाले फ्लैश और व्हाट्सएप में घूमने वाली जानकारियां, ये चारों एक दिशा में, इनका कॉम्प्लेक्स पूरा हो चुका है। ये वही व्हाट्सएप की भाषा है जब बेंगलुरु में आपके प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे कि जब भगत सिंह जेल में थे तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं गया। कहां से पढ़ के आए थे हिस्ट्री? पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का तो पता नहीं है उनकी। किस यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके आए, वो कोर्ट में है मामला अभी तक।
लेकिन वो बोल गए। तो हमारे प्रबुद्ध समाज की भी ये हालत हो गई कि हमने इस सवाल को छोड़ दिया। झूठ बोलने की राजनीति में भगत सिंह का भी इस्तेमाल हो गया। आपने भगत सिंह की फांसी का, शहादत का अपमान किया ना। कौन मिलने गया, कौन नहीं मिलने गया। और जब पता चल गया कि सब मिलने गए थे, तब आपने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देंगे कैसे? सवाल ही जब पूछा जाएगा कि ऐसी फकीरी कहां से लाते हैं, तो जवाब क्या देंगे आप? ये हम सब के साथ सामने हो रहा था। और हम इसको देखे जा रहे थे। नहीं नहीं, ठीक है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है। कॉलेज में गुरु नहीं, और भारत बन रहा है विश्व गुरु। टीचर नहीं है कॉलेज में, 10 लाख टीचर स्कूलों में नहीं है, इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। तो ये फैसला चल रहा था, देखिए चल रहा है। फिर आया जी न्यूज ने लिखा कि मुस्लिम वोट के लिए अंकित की हत्या पर सियासी मौन। जबकि उस व्यक्ति का पिता कह रहा है कि मेरे बेटे के गम का इस्तेमाल आप हमारे मोहल्ले में सांप्रदायिकता फैलाने में ना करें। उसके बाद भी ये बातें टीवी पर चली हैं। अब ये फरवरी 2018, अब आता है अक्टूबर 2018। याद दिलाना चाहता हूं एक एक घटना से, नहीं तो सब भूल जाते हैं जनरल बातों में। 2018 में क्या हुआ? एक अंकित गर्ग की हत्या होती है दिल्ली में। तो चैनल पर चलता है अंकित को प्यार की सजा या हिंदू होने की सजा। चला, कोई कुछ कर लेगा उनका? कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अगर पकौड़ा तलवाना होगा तो उन्हीं चैनलों पे जाएंगे ना, और कहां जाएंगे? तो इनको कौन लेजिटिमाइज कर रहा है? इसकी पॉलिटिक्स को, इनके जर्नलिज्म को कौन कर रहा है लेजिटिमाइज? इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं वहां जा जाकर। चैनल पर एक हैशटैग चला था कि मर्डर पर सेकुलर सन्नाटा। संविधान की प्रस्तावना का ये एक शब्द है, इससे ऐतराज है तो उसमें फ्रेटर्निटी भी है, भाईचारा भी। उससे तो किसी को ऐतराज नहीं है ना, भाईचारे से। लेकिन इन चैनलों पर चला, और आज तक ने अपनी वेबसाइट पर खबर की हेडिंग लगाई, दिल्ली में टीचर की गोली मारकर हत्या, मुस्लिम लड़की से अफेयर बनी वजह। आता है मुसलमान हर खबर में शैतान बनकर, लाया जाता है उसको, ताकि आप उससे नफरत के साथ साथ घृणा करने की जो प्रक्रिया है आपके भीतर, वो निरंतर जारी रहे। जिस पत्रकारिता में सवाल पूछने का दम नहीं, उस पत्रकारिता में आपको खत्म करने का, आपकी भाईचारे को खत्म करने का ऐसा दुस्साहस उसी पत्रकारिता में आ सकता है जिसमें सवाल पूछने का दम ना हो। ये चलाया गया, और आज जबकि 5 अक्टूबर को पुलिस ने लिखा कि उसकी अंकित गर्ग की हत्या ऑनर किलिंग नहीं थी। ये हमारा अपना एक कोड था कि हम बहुत जल्दी सांप्रदायिक नतीजों पर नहीं जाएंगे। लगा रहे हैं हेडिंग फटाक से, मुसलमान अगर कहीं है तो तुरंत लगा रहे हैं उसको। सेकुलर है तो कोई गैंग है जिसको बोलना है, तो अखलाक पर नहीं बोलने वाले कौन लोग गैंग हुए इनके हिसाब से? और दैनिक जागरण इतना बड़ा अखबार है, उसके हेडलाइन देखा कीजिए, खबरों को पढ़ के जरा सा देखिए, कितने आराम से लिख के बच के निकल गए, कठुआ में बलात्कार नहीं हुआ था।
रोज उस अखबार की खबर को आप देखें और खबर की हेडिंग को ना देखें आप हिंदी अखबारों की, आप जो खबरें लिखी जा रही हैं उसके कंटेंट का विश्लेषण करके देखिए। कभी तो करेंगे ना। यहां हम अखबार पढ़ने नहीं आए हैं, जो छपता है उसका विश्लेषण करने आए हैं और जो टीवी पर दिखाया जाता है उसका विश्लेषण करने आए हैं। आज टेलीविजन में रिपोर्टिंग का ढांचा ध्वस्त है। दो चार लोग हैं जो स्क्रिप्ट राइटर हैं टीवी पे, जो 30-35 सेकंड के फुटेज पे खेल जाते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, जिसमें सिर्फ भाव है, सूचनाएं नहीं है। तो जब तक आप सूचना लेकर नहीं आएंगे तो वो सवाल आपका बनेगा नहीं। बगैर सूचना के विचार नहीं बनेगा। तो न्यूज चैनलों के भीतर सूचना के सारे तंत्र ध्वस्त कर दिए गए। 5 एंकर हैं, इन्हीं को मैनिपुलेट करो और ये हो भी जाते हैं। करना बहुत आसान भी है सबको। आप पिछले दिनों याद कीजिए कि पिछले 5 साल में हिंदी अखबार या हिंदी न्यूज़ चैनल के जरिए कौन सी ऐसी खबर आई जिस पे दुनिया चर्चा कर रही थी। इतनी खाली कमी कभी नहीं रहती थी। जिलों से मिलता हूं पत्रकारों से, तो यही कहते हैं कि ये आप चला लीजिए, हमारे यहाँ तो चलेगी नहीं। सबके मोबाइल में एक नहीं चलने वाली खबर की कैटेगरी है, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगी, आप चला लीजिए। उन चैनलों के ही बताते हैं जिनको वो कहते हैं कि वो नंबर 1 है, नंबर 2 है। तो खबरें जो नहीं चल रही हैं वो भी उसी झूठ का हिस्सा हैं। जो सामने जो बाकी जो चल रही वो क्या चल रही, वो झूठ है। जो मूल खबर है, जिसके जानने से हमारी पूरी समझदारी बदल जाती है, उस खबर को दबाया गया हर स्तर पर। कितना भयावह है। तो हम सब के दिमाग में ये एक सेकुलर पक्ष को और मुसलमानों को डाउट के रूप में खड़ा करते गया है कि देश की सारी समस्याओं का जड़ यही है। जो नेहरू के बारे में जो नफरत फैलाई गई है, दरअसल वो नेहरू के बारे में नहीं है, वो उनके बाप मोइनुद्दीन के बारे में है, जो नाम मोतीलाल का मोइनुद्दीन किया गया, और उनके बाप गयासुद्दीन के बारे में। मतलब वो मुसलमान है तो नेहरू नेहरू नहीं है। और अगर नेहरू मुसलमान होते और भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तब ये लोग क्या करते। तो जो नेहरू से नफरत करने वाले लोग आज की नई पीढ़ी के बने, उनसे पूछता हूं कि क्यों नफरत है। मोइनुद्दीन की पीढ़ी के हैं, गयासुद्दीन की पीढ़ी के हैं। तो ये सफाई हो रही है, क्लींजिंग, इसको क्लींजिंग बोलते हैं। आपके दिमाग से सफाई हो रही है, सामान्य दर्शकों के दिमाग से सफाई लगातार की जा रही है। और उसका भय इतना खड़ा हो गया है कि अब आप देख लें कि जब चुनाव होता है तो उस 15 करोड़ आबादी की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो भी अब उस पर भी कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, वो खत्म कर दिया गया। एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के एक अखबार का विश्लेषण करने लगा, हिंदुस्तान नाम है, और उनके संपादक का नाम मुझे मालूम है, शशि शेखर। बहुत ही औसत किस्म का अखबार है, बोला जाना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे ही बहुत गालियाँ सुनता रहता हूँ और बहुत ही औसत और घटिया किस्म का अखबार है, पर खैर कोई बात नहीं। मेरा चैनल पे वो कहते हैं कि आपका तो नहीं अच्छा होगा, तो नहीं अच्छा है, लेकिन नहीं है तो आप कहिए नहीं अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताऊँ तो हफ्ते भर उसका विश्लेषण किया। एक दिन 85 खबरें देखी उसमें। बड़ा अखबार है, हिंदी के पाठकों तक पहुँचता, आप भी लेते होंगे। जब तक हम ये नाम लेके नहीं बात करेंगे, हम किसी समस्या के मूल में नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। ठीक है कि उन्होंने 2-3 हज़ार पत्रकारों को नौकरी दी होगी, हमने एक की भी नहीं दी है। बात तो करना पड़ेगा ना, उनके अखबार का विश्लेषण तो करना पड़ेगा उनके नाम से। तो 85 खबरों का विश्लेषण किया, 5 या 7 खबरों में नाम था।
बाकी किसी में नहीं। कई प्रकार के उस संवाददाताओं के नाम ले आए हैं, हीटी संवाददाता, विशेष संवाददाता, प्रमुख संवाददाता, फलाना प्रधान संवाददाता। प्रधान संवाददाता है, मुख्य संवाददाता है और प्रमुख संवाददाता है। कई तरह के संवाददाता पैदा किए गए, लेकिन किसी का नाम नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता कि हिंदी का पत्रकार हो और उसके पास भीतर की कोई खबर ना हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसमें कोई खबर नहीं थी, तो उसकी एक खबर की एक विश्लेषण किया ताकि मैं बताना चाहता हूं। नोटबंदी चल रही थी, उससे पहले कई पत्रकार फोन करते थे कि पहला पन्ना तो भाई साहब रिजर्व हो गया है, सपना दिखाना है, और जो लोगों की परेशानियां हैं वो 8वें नंबर पर छप रही हैं। आप कभी तो रिसर्च करेंगे ना, कभी तो जाएंगे लाइब्रेरी में, आर्काइव में देखने के लिए कि नोटबंदी के समय हमारे हिंदी के अखबारों ने हिंदी जनमानस के साथ क्या किया। उसको लेकर जितनी भी आलोचनात्मक रिपोर्ट आई, आप जाकर देखें कि उन अखबारों में क्या स्पेस मिला। अपवाद की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य अखबार हैं वो आप जाकर देखें कि उन्होंने वो स्पेस दी कि नहीं दी। इसीलिए कहता हूं कि हिंदी के अखबार हिंदी के पाठकों की हत्या कर रहे हैं। अगर आप अपने पाठकों तक सूचनाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं तमाम तंत्र होने के बाद भी, तो ये सूचना विहीन स्थिति आप बना रहे हैं और ये भी एक हत्या के बराबर है। मैं उस अखबार का बताना चाहता हूं, आ रहा हूं, मैं कहीं से लिख के लाया हूं मैं उसके बारे में। क्योंकि हम सब डर गए एक दूसरे से, इनके बारे में कह देंगे तो अपना लोग लगा देंगे, ये लोग लगा देंगे। अब लगा दें जहाँ जो लगाना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी तो पूछना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा अखबार है, इसमें किसी रिपोर्टर का नाम नहीं है, इसके पास अपनी कोई खबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है। उस अखबार के सब एडिटर जब उस बिल्डिंग में घुसते होंगे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, तो गांधी का नाम तो दिखता होगा ना। आप कल से उस अखबार को देखिए। समय नहीं है, संसाधन नहीं है, तो मैं 100 अखबारों का उदाहरण लेकर आता यहां पर। लेकिन उनको भी सभा मिलती होगी, 2-3 हजार पत्रकारों को नौकरी दिए होंगे, तो ऐसे ही भर जाएगा। आप उस अखबार की जो रफाल मामले पे जो उस अखबार ने जगह दी, कमाल का, आप उसको स्टडी कीजिए। स्पेस के हिसाब से उस अखबार ने उस खबर को खूब जगह दी, पूरा पहला पन्ना भरा हुआ था, और यही नहीं बताया कि विवाद क्या है। उसका हेडिंग था कि रफाल पर नए खुलासे से तकरार। ये उस दिन की खबर है जब एनराम ने अपने हिंदू अखबार में छापी थी ये खबर कि डिफेंस मिनिस्ट्री का एक नोट है जिसको लेकर संसद में बयान हुआ, फिर ANI से पूरी लिस्ट आई थी, पूरा नोट आया था, उसमें आया था और काफ़ी मोटे अक्षरों पे उसमें लिखा हुआ है कि रफाल पर नए खुलासे से तकरार। यहाँ से लेके वहाँ तक उस अखबार में खबर। नया खुलासा क्या है इस पर कोई जानकारी नहीं है, किसका खुलासा है ये भी जानकारी नहीं है। पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति है कि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रफाल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया था। रिपोर्ट ये नहीं थी एनराम की। उन अधिकारियों ने ये कहा था कि PMO हम सबको अंधेरे में रखकर अपनी तरफ से डीलिंग करने में लगा हुआ है। तो अखबार ने आपको सूचना नहीं दी, वो खबर छापी रफाल पर। देखिए ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा है। अब योग्य पत्रकार तो वहां भी होंगे। अब उस पत्रकारिता के स्किल का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है? इस स्किल का इस्तेमाल इस चीज में हो रहा है कि आप तक खबरों की समझ हम नहीं बनाने देंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हम एडिटर हैं, 500 एडिशन है मेरे अंडर में, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे धौंस से कोई बोलेगा नहीं।
तो सब हम ही से पूछिएगा, किसी दिन शशि शेखर जी से भी पूछिएगा। इतने दिन संपादक रह गए, कभी पत्रकारिता भी तो दिखाइए उस अखबार की क्या पत्रकारिता है, कि नहीं पूछेंगे या नहीं हिसाब करेंगे। तो फिर हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता को लेकर? जब हम जागरण के एडिटर का नाम लेकर अगर हम चर्चा नहीं कर सकते तो हम बहस क्या कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता पर? फिर हमें इस सवाल को छोड़ देना चाहिए। तो वो लिख रहे हैं, एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया है, और आगे की सारी खबरों में जो खंडन हुआ है सरकार की तरफ से और जो बयान आए हैं उसको प्राथमिकता दी गई है। पहले पन्ने पर 2 बयान हैं, 2 खंडन हैं, उसी से जगह भर गई है। पहले पन्ने के नीचे और आखिरी के हिस्से में बेहद बारीक फ़ॉन्ट से, बल्कि सबसे छोटे फ़ॉन्ट में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हाईलाइट किया गया, क्या था मामला। इतनी छोटी, जिस खबर को हिंदू ने इतने बड़े में छापा था उसको उन्होंने 3 लाइन में चश्मा लगा के भी देखेंगे तो नजर नहीं आए। आप उस अखबार का मैंने अपने फेसबुक पर लगाया है, जाकर देखिए। और ये पैटर्न है, हिंदी के पाठकों की हत्या का पैटर्न है। करोड़ों पाठक जो उस अखबार को पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन उन तक कोई सूचनाएं नहीं पहुंच रही। आप अगर रफाल की खबर खोज के नहीं ला सकते तो जिसने लाया है, कम से कम जो विवाद आप छाप रहे हैं वो तो डिटेल में बता दीजिए, पर आपने नहीं बताया। अखबार ने अपनी तरफ से कुछ अगर आप देखें तो लिखा कि तो विशेष संवाददाता ने खबर की शुरुआत में पहले पैराग्राफ में सिर्फ एक पंक्ति में लिखा कि राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया। बाकी सारी खबर राहुल और निर्मला के बयान पर लिखी जाती है। दोनों के बयान को अलग से बक्से में तस्वीर के साथ जगह दी जाती है। निर्मला सीतारमण के बयान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एन राम और हिंदू पर हमला। जब रक्षा मंत्रालय की फाइल का जब पूरा नोट सार्वजनिक किया गया तो अब अखबार को डिटेल में बताना चाहिए था कि पहले ऊपर क्या लिखा था और नीचे क्या लिखा था। अगर उन अखबारों में पत्रकारिता हो रही होती तो उस विशेष संवाददाता की क्लास लग जाती और न्यूज एडिटर की भी क्लास लग जाती। ये तो बेसिक बात है। ये भी समझाना पड़ेगा। कोई बात इसलिए नहीं कही जाए कि लोग आपसे पूछ देंगे बताइए 84 में आप कहां थे? नहीं थे पत्रकार 84 में, अभी हुए तो अभी सवाल पूछ रहे हैं। हम क्या करें? हमको आज एंकर बनाया तो हम आज पूछ रहे हैं, आज का हम पूछ रहे हैं। हमको कल का पता नहीं है कि हम एंकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इतना बड़ा अखबार, और जब मीटू का घटना हुआ तो एमजे अकबर की खबरें चल रही थी और रोज रात को मैं अपने कार्यक्रम में बताता था कि जिला संस्करण के 3-3, 4-4 प्रमुख अखबारों में वो खबर नहीं होती थी एमजे अकबर के बारे में, लेकिन आलोकनाथ के बारे में खबर होती थी। वो मीटू कैंपेन था, पर सरकार के एक मंत्री के खिलाफ पत्रकारिता के ही से जुड़ी 20-22 लड़कियां आरोप लगा रही थी लिखकर। उसका कोई डिटेल नहीं था 1-2 अखबारों को छोड़कर। और जब मंत्री जी आए और उन्होंने खंडन किया तब उन अखबारों में जिसपे मीटू की खबर एमजे अकबर वाली नहीं थी वो बड़े में छपती है। ये किसी एक दिन अचानक नहीं हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि हर दिन हो रहा है। हर दिन हो रहा है। आप सभी जागरूक नागरिकों को, इन संपादकों को पत्र लिखना चाहिए। खुशामद की भी एक तरकीब तहजीब होती है। पीकदान ही उठाने हैं तो जरा लज्जत से उठाइए साहब। अगर इसी स्थिति में पहुंच जाना है, इसको नहीं बोलना है, तो सब खत्म मान लेते, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्यों नहीं? उस अधिकारियों ने तो हर स्तर पर आपको सूचना की एक तरह से सफाई की गई है। आपको लगता होगा कि अलग अलग माध्यमों में आपको सूचना का विकल्प मिल रहा है। दरअसल नहीं, उन्होंने सारे विकल्पों को 2-3 भावों तक सीमित कर दिए हैं। आपको सूचनाएं नहीं मिल रही। यही हमारी हिंदी पत्रकारिता ने किया है। उसने सवाल पूछने वालों पर पहले हमला किया और हमला करते करते उसने सवाल पूछने की अपनी जिम्मेदारी से तौबा कर लिया
और ये लोगों को बता दिया कि पूछने का मतलब, देखो तुम पूछ रहे हो तो तुम अर्बन हो, अर्बन नक्सल हो, हम कैसे सवाल पूछें। चीनी चाशनी लगाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। यही हमारी पत्रकारिता है। अगर ये दब्बू नहीं है तो क्या है? ठीक शब्द तो कायर ही था। पर इस स्थिति में हम क्यों पहुंच रहे हैं? और ये रोज हो रहा है। आप किसी भी तभी न्यूज चैनल को आप चलाकर देखिए कि सूचनाओं एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है, और आप ही इस डेमोक्रेसी में एक्सक्लूड किए जा रहे हैं दूसरी तरीके से। जब सूचना ही नहीं है तो फिर वो जागरूकता किस बात की? इतने सारे न्यूज चैनल, कहीं भी अब आप देख लीजिए एक से एक खबरें होती थी, सब बंद हैं। डिबेट सजाओ, दंगल, हल्ला बोल, राजनीति, रणनीति, और उस डिबेट का टोन क्या है? क्वेश्चन किसकी तरफ से पूछा जा रहा है? ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो विपक्ष को एक तरह से शिकार करने के लिए सारे टोन, उसकी जो भाषाएं लिखी जाती हैं। पुलवामा मामले में तो ये निर्लज्जता की सारी सीमाएं भाई लोग पार कर गए और राष्ट्रभक्त बनने आए थे। तो धीरे धीरे हमारी पत्रकारिता जो इतनी अच्छी थी, बहुत कमियां थी हिंदी पत्रकारिता में, पर इतना बुरा हाल कभी नहीं था कि पत्रकारिता का पूरा व्यक्तित्व कुचल दिया जाए। अगर सरकार का समर्थन ना मिले तो इन संपादकों के चाल में भी वो रवानगी नजर नहीं आएगी। आप थोड़े बहुत तेवर इसलिए बचे हैं कि प्राइम मिनिस्टर टैग कर देते हैं, वरना जनता को पता है कि ये लोग टैग हो चुके हैं। साल साल हो जाता है इन चैनलों पर, इन अखबारों से एक ढंग का क्वेश्चन नहीं होता है गवर्नमेंट से, साल साल हो जाता है। और उसके हम एक निष्क्रिय ग्राहक बनते चले जा रहे हैं। तभी कहता हूं कि 2.5 महीने चैनल मत देखिए। जब उसमें सूचना नहीं है, उसमें पत्रकारिता नहीं है, तो पत्रकारिता समझ के क्यों पैसे देने हैं उसको, क्यों वक्त देना है आप? उसमें साहस नहीं है पूछने के लिए। नहीं तो मंत्री जी आपके कॉन्क्लेव में नहीं आएंगे। पत्रकारों के ट्वीट मॉनिटर किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि आप सरकार विरोधी क्यों लिख रहे हैं। पता तो कीजिए, आप सबके पत्रकार मित्र हैं, पता तो कीजिए क्या क्या हो रहा है, किस किस तरह के निर्देश आ रहे हैं। वो नहीं लिख सकते, आप उनसे पूछ के आप लिख दीजिए। कम से कम समाज को हम बता तो दें कि क्या हुआ है, किस तरह का मीडिया का ढांचा ध्वस्त किया गया है। और इस ध्वस्त ढांचे में हमारे प्रधानमंत्री टैग करते हैं कि मतदाताओं को जागरूक कीजिए। अब यही सवाल मतदाता से भी पूछेंगे कि भाई मतदाता मेरे, इतनी फकीरी तुम में कहां से आती है? थैंक यू। इस विमर्श में हमने इंडिया टुडे के पूर्व संपादक और माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री जगदीश उपासने जी को भी बुलाया था, और सोच समझ के बुलाया था, जिससे कि विमर्श में सब पक्ष आ सके। और ऐसा हम हर बार करते हैं। अब वो ऐन वक्त पे नहीं आ पाए, तो हमें उम्मीद थी, कल खबर आई थी कि राम बहादुर जी राय जी आएंगे और वो बोलना भी चाहेंगे, लेकिन मुझे तो राम बहादुर राय जी भी शायद अब नहीं दिख रहे हैं। मैं चाहता था कि वे भी बोलें, क्योंकि मैं उस ट्रेंड को नहीं छोड़ना चाहता टीवी चैनल्स के, जिसमें अन्य पार्टियों के साथ साथ एक वैचारिक संगठन बिठा लिया जाता है संख्या 2 करने के लिए। तो मैं भी चाह रहा था कभी कभी कि एक संख्या तो यहाँ बनी रहे। कुछ साल पहले, शायद 1.5 साल पहले, मैंने एक शब्द गढ़ा था, एंकरनी टीवी चैनल के एंकर और एंकरनी।
और वो बहुत चला, और वो उस दिन से चला जब नोटबंदी की रात या कुछ दिन बाद एक एंकरनी जी बोल रही थी कि 2000 के नोट में एक चिप लगा है जो 100 फीट की गहराई तक भी अगर नोट को गाड़ दो तो सिग्नल दे देगा और आईटी डिपार्टमेंट वहाँ जाके नया 2000 का नोट पकड़ लेगा। अब हम लोग थोड़ा सा तकनीकी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, तो मैंने कहा कि जिसको गड्ढा करना ही होगा वो 125 फीट का कर लेगा। 125 फीट के बाद फिर तुम्हारी चिप कैसे चलेगी। लेकिन एंकरनी जी ने वो ज्ञान करीब 2 दिन तक पूरा बघारा, जब तक कि ये सब लोगों ने साबित नहीं कर दिया कि 2000 के नोट में कोई चिप नहीं है। फिर एक दिन बिहार विधानसभा के चुनाव का नतीजा आ रहा था 2015 का, तो शुरू में जो केंद्र की पार्टी का प्रतिपक्ष था बिहार में वो हार रहा था। शुरू का ट्रेंड था हार रहा था, पोस्टल बैलेट या जो भी हो। तो सब जगह 1.5 घंटा चला कि हार गए, और सब एंकरनी चहक गए, प्रफुल्लित मुदित मन से, रोशनी आ गई चेहरे पर। अचानक जब एक दूसरा ट्रेंड आया तो जो खास 2, 3, 4 एंकरनियाँ हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मतलब मेरा मंतव्य किसी भी तरह का महिला स्त्री के पुरुष कुछ कहने का नहीं है। जैसा एंकर उसका स्त्रीलिंग एंकरनी जी ने कहा, और मैंने ध्यान से सुना, अभी अभी बुरी खबर आई है। अब अभी अभी बुरी खबर आई है तो किसके लिए बुरी खबर है? तुम तो एंकर हो, लेकिन निर्बाध, कोई चिंता या शर्म नहीं। अभी अभी बुरी खबर आई है कि फलानी पार्टी हारने लगी है। अब एंकर और एंकरनिया या टीवी चैनल पत्रकार संपादक एक और गड़बड़ हो रही है कि पत्रकारिता मीडिया का स्वामित्व उन हाथों में आने लगा है और ज़्यादा जो विभिन्न धंधा करते हैं। ठेकेदार भी हैं, दवाई का कारखाना भी है, ट्रक चलते हैं कई हजार, यूनिवर्सिटीज़ भी बना रखी हैं, और प्रबंध संपादक हैं, यानी मालिक संपादक हैं। अब उनकी किस धंधे के प्रति आस्था होगी? पत्रकारिता के धंधे के प्रति या बाकी धंधों के प्रति? क्योंकि ये वो खुद कहते हैं, मुझसे खुद, एक ज़माने में वो लिखता था विश्व का सबसे बड़ा हिंदी अखबार। अब वो हमारे ही शहर से पैदा हुआ, ग्वालियर से। मालिक के पिता के पिता मुझे जानते थे पुराने। अब मालिक उनके पौत्र हैं। तो उनको एक दिन मैंने वैसे ही आते रहते थे बात करने, तो मैं कैसा चल रहा है? कहना बढ़िया चल रहा है। तो मेरे को पत्रकारिता कैसी चल रही है? अखबार से बाकी सब चल रहे हैं। तो मैं कहा जरा हमारे बच्चों को एक दिन बोल के बताओ कि अखबार से बाकी कैसे चलते हैं। तो सचमुच उन्होंने अगले दिन अखबार विद्यार्थियों को बताया कि सचमुच बताया, और मैं हैरान दंग कि एक सबसे बड़ा हिंदी अखबार का मालिक खुलेआम कह रहा है कि कैसे मैं अखबार से बाकी धंधे चलाता। यानी अखबार कहते ऐसे कहते, मैंने चाबी ऐसे की, ठेका मिला। अब ये सब चीज़ें तो छोटी दिख रही हैं, अब बड़ी चीज़ हो गई है। बड़ी चीज़ ये है कि दुनिया के चौथे, तीसरे, 5वें नंबर, जो भी उनका नंबर ऊपर नीचे होता रहे, वो सबसे अमीर रईस आदमी अब धीरे धीरे वो सारे मीडिया को टेक ओवर कर रहे हैं। उनका नाम आपको पता है, वो हैं जो ये हिमाकत कर सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष के आदमी के पीठ पे हाथ रख दें। ये पीठ पे हाथ प्रधानमंत्री के रखने की कोई हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए किसी सेठ को, लेकिन ऐसा हो रहा है।
फोटो छप रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी पत्नी का हाथ पकड़ के ही कर रहे हैं। तुम इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े आदमी हो, और बता दूं कि इंदिरा जी से ज्यादा पॉपुलर नहीं हो। इंदिरा जी ने 75 के बाद 77 में चुनाव कराया, बड़ी गलतफहमी थी। सबने कहा था कि भयानक रूप से आपको बहुमत मिलेगा, खुद हार गई थी। मैं उस चुनाव में था, रायबरेली में, जिसमें राजनारायण जी ने हराया था। अटल जी से बड़े पॉपुलर नहीं हो आप। अटल जी का शाइनिंग इंडिया, तब जिस दिन नतीजा आया, शक्लें देखने लायक थी दो पितृ पुरुषों की भाजपा के, कि क्या हो गया। ये शाइनिंग इंडिया जब जनता धराशायी करती है तो ऐसे ही होता है। और गलतफहमी में मत रहना, इस देश के मतदाता आप कितना ही सेंसर कर लो, कितने ही रोक लगा लो, लेकिन जिस दिन तय कर लेंगे, चुपके से इतिहास के किस कूड़ेदान में चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस भारत की उज्जवल परंपराएं लोकतंत्र की और पत्रकारिता की जो रही हैं, ये भागीदारी वाला लोकतंत्र, ये जवाबदेह लोकतंत्र बनना चाहिए। आप उस संस्था को, जो इतनी बड़ी, सबसे बड़ी संस्था है, यदि खत्म कर रहे हैं। मैंने कल लिखा, ये एक है साक्षी महाराज, शायद जिक्र में आया हंसो है। आज मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है आखथू महाराज। बात ही ऐसी बोल दी, मैं तो किसी बाबा महाराज पर काहे को आखथू करूं। बात बोल दी कि बस 2019 का चुनाव हो जाए, 24 में चुनाव नहीं होने वाला है। इतना आसानी से मत कहिए आखथू महाराज, इतना मत कहिए। ये देखिए, ये करोड़ों लोगों का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के माध्यम से ही आप बने हो। हम कांग्रेस के समर्थक नहीं है, बता दूं मैं आपको। मैं अपनी जवानी में, बैठे हैं जैन साहब कहाँ गए, कम से कम 17 बार इंदिरा गांधी की जेल में रहा हूं। हम कांग्रेसी समर्थक नहीं हैं, तब भी सवाल करते थे और आज भी करेंगे। और तुम नहीं रहोगे, जो आएगा उससे फिर करेंगे। ये सवाल, ये सरकार की पारदर्शिता, ये नीतियों पर प्रहार, ये होते रहने चाहिए। यही भारत को, राष्ट्र को मजबूत करेगा। ये जो बालाकोट का पूरा किस्सा हुआ, मैं इसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, सारी चीजें, और सब फेक, टोटल फेक, सारी इमेजेस फेक। नहीं, पेड़ भी मरे, कौवा भी मरा, गड्ढा भी हुआ, वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर के आसपास हुआ। लेकिन अगर मान लो नहीं भी हुआ है, चूक गया, कुछ बात हो गई, तो उसको दोबारा कर देते। अरे भाई, अगले दिन कर देते। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, तो आपने तो जो नहीं हुआ उसी को लेकर उड़ गए। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जान तभी रहेगी इस देश में जब इसमें पार्टिसिपेशन सबका रहेगा, जो सच के सिवाय किसी और चीज से हो नहीं सकता है। सच टिकेगा और झूठ खत्म होगा। आप सब लोग 8वें विमर्श में आए। राय साहब हैं कि नहीं? क्यों सुप्रिया, राय साहब हैं? नहीं आए। हम फिर चाहेंगे अगले विमर्श 9 में आप जरूर आएँ। फिर हम पत्रकारिता पर बैठेंगे, और उम्मीद करिए कि जो आपके हाथ में जो निशान है वो भारत के हित के प्रति निशान लगे। किसी जिसको देना हो दीजिए, लेकिन सबसे पहले भारत हित की चिंता करिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। इधर आपके लिए चाय जरूर पिएं, क्योंकि हम लोग मिलेंगे जुलेंगे चाय के मौके पर ही। आइए सब लोग, और अगले विमर्श में फिर जरूर आइए।